Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And आज का एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि गणेश चतुर्थी सेल अभी भी लाइव है। आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं अप टू 30% एंड आपको कूपन कोड यूज़ करना है मोदक। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है तो उस पर आप 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। दैट इज़ पीएम प्रैक्टिस प्रो। हमने अभी नया कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आप पीडीएफ जो हमारा बैंकिंग पीडीएफ कोर्स है वो और टेस्ट सीरीज़ बैंक के टेस्ट सीरीज़ वो आपको मिल सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ 999। ओके, पीएम प्रीमियम एंड पीएम बैंकिंग प्रो पर भी 20% डिस्काउंट है, वो आप इन प्राइसेस पर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप वीडियो कोर्सेज परचेज कर रहे हैं तो आप 30% डिस्काउंट तक अवेल कर सकते हैं। तो कंप्लीट बैंकिंग वीडियो कोर्स जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, इजी टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में कवर किए हैं। सो ये आप परचेज कर सकते हैं 1749 पर। ऐसे ही पीएम प्राइम एंड पीएम परफेक्ट कोर्सेज भी जिसमें मॉक टेस्ट एंड वीडियो कोर्स भी है एंड पीएम परफेक्ट में पीडीएफ कोर्स भी है। ये आप परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। ओके, तो आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है टेस्टिंग टाइम्स। टेस्टिंग होते हैं मुश्किल समय, डिफ़िकल्ट टाइम, चैलेंजिंग। तो ये है अभी जो रिसेंट जो हमारे पास डेटा है हमारी इकोनॉमी के बारे में, जो एक्सपोर्ट का डेटा है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो उसके ऊपर है। एंड आपको क्विकली रीड करना है, पैसेज के एंड में एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम ये डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, आपको रेजिलिएंट का ऑपोजिट जो मीनिंग कन्वे कर रहा है वो वर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, पैसेज रीड कर लिया है। स्टार्ट करते हैं। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स श्रैंक फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम। श्रिंक का सेकेंड फॉर्म है, तो श्रिंक यानी कि कम होना। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, गुड्स एक्सपोर्ट्स, वो कम हुए फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम। कंसेक्यूटिव लगातार, तो लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ जब इंडिया के गुड्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम निर्यात करते हैं गुड्स, वो कम हो गए। एंड द 9th टाइम इन 11 मंथ्स दिस अगस्त। तो लगातार 7 महीने। एंड पिछले अगर 11 मंथ्स की हम बात करें, लगभग 1 साल, तो उसमें उसमें से 9वां ऐसा मंथ है जब हमारे एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, श्रिंक हुए। वाइल इम्पोर्ट्स सर्ज टू हिट द हाईएस्ट लेवल। सर्ज मतलब कि तेज़ी से बढ़े, तो इंक्रीज रैपिडली। तो हमारे एक्सपोर्ट्स तो कम हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तेज़ी से। तो वाइल इम्पोर्ट्स सर्ज टू हिट द हाईएस्ट लेवल सिंस मार्च दिस ईयर। तो मार्च के बाद से अब जो अगस्त में हमारा जो इम्पोर्ट था वो हाईएस्ट रहा। एट $58.6 बिलियन, इनबाउंड शिपमेंट्स वर स्टिल 5.2% बिलो लास्ट अगस्त लेवल्स। अब कितना इम्पोर्ट है हमारा? $58.6 बिलियन का इम्पोर्ट था इस मंथ में। इनबाउंड शिपमेंट्स, आउटबाउंड जो कि बाहर हम भेज रहे हैं, इनबाउंड यानी कि जो कंट्री में आ रहे हैं, तो कंट्री से बाहर आउट जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स, तो आउटबाउंड शिपमेंट्स। कंट्री के अंदर आ रहे हैं तो इम्पोर्ट्स, इनबाउंड शिपमेंट्स। ओके, तो जो इम्पोर्ट्स थे वर स्टिल 5.2% बिलो लास्ट अगस्त लेवल। तो पिछले साल अगस्त से, भले ही अभी इस साल हमारे जो काफ़ी हाई लेवल पर है इम्पोर्ट्स, लेकिन लास्ट ईयर अगस्त से फिर भी कम है इम्पोर्ट्स। कितना कम है? लास्ट ईयर अगस्त में जितने इम्पोर्ट्स हुए थे और इस ईयर जो अगस्त में इम्पोर्ट्स है वो अभी 5.2% कम है लास्ट ईयर से। बट एक्सपोर्ट्स फेल बाय रिलेटिवली स्टीपर 6.9%। लेकिन लास्ट ईयर जितना एक्सपोर्ट हुआ था और इस साल जितना एक्सपोर्ट हुआ, तो उसमें कितना ड्रॉप आया? 6.9% का ड्रॉप आया, ठीक है। तो जो है हमारे इम्पोर्ट्स जो थे वो बढ़े, ठीक है। इनबाउंड शिपमेंट्स वर स्टिल, इम्पोर्ट्स कम बढ़े, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स है वो उसके अंदर ड्रॉप ज़्यादा था।
कितना था, लगभग 7% का ड्रॉप था हमारे एक्सपोर्ट्स में, लीडिंग टू अ 24.2 बिलियन ट्रेड डेफिसिट। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, दैट इज़ कंट्रीज़ आपस में गुड्स जो है वो सेल एंड परचेज करते हैं, ओके तो वहाँ पर डेफिसिट कब कहते हैं, जब एक कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट करती है और कम एक्सपोर्ट करती है तो हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट है। डेफिसिट यानी कि कमी है, कि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हो जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें। तो जब हम कह रहे हैं कि 24.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जितना वैल्यू के गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए, ठीक है, और उससे कितना ज़्यादा हमने इंपोर्ट किए, तो एक्सपोर्ट से 24.2 बिलियन डॉलर ज़्यादा के गुड्स हमने इंपोर्ट किए, और ये है हमारा ट्रेड डेफिसिट। तो डेफिसिट होता है किसी भी कोई भी जो वैल्यू है वो जितनी होनी चाहिए उससे कितनी कम है। तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो जितने होने चाहिए उससे 24.2 बिलियन डॉलर्स कम है, द वाइडेस्ट सिंस अक्टूबर 2022। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो अक्टूबर 2022 के बाद से सबसे ज़्यादा इस मंथ रही। गुड्स एक्सपोर्ट्स आर नाउ डाउन 11.9% सो फार दिस ईयर। तो गुड्स एक्सपोर्ट जो है, जो भी सामान, जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो गुड्स एक्सपोर्ट 11.9% डाउन है, काफ़ी ज़्यादा डाउन है इस साल। एंड इम्पोर्ट्स हैव ड्रॉप्ड 12.1%। तो गुड्स एक्सपोर्ट भी कम हुए हैं और गुड्स के इम्पोर्ट भी कम हुए हैं, ओके। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फॉर लास्ट मंथ, देखो ये ओवरऑल ट्रेड की बात थी, लेकिन उसमें गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटा अलग है, सर्विसेज का अलग है, ओके। इन सब को कंबाइन करके टोटल जो हमारी ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, फिर वो हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम कैलकुलेट करते कितना है। तो गुड्स में इतना चेंज था। सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर लास्ट मंथ विल बी नोन लेटर। अभी सर्विसेज का हमारे पास डेटा नहीं है, बट कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्सट्रापोलेशन सजेस्ट दैट दिस इंजन दैट हैज़ बीन रेजिलिएंट सो फार थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल इज़ ऑल्सो बिगिनिंग टू फील द हीट। अभी तक क्या था कि इंडिया के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स थे वो इतने इम्पैक्ट नहीं हुए थे। इंडिया के जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है, दैट इज़ जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, उसके अलावा आईटी सर्विसेज कंपनीज़ हैं, तो उनके जो एक्सपोर्ट्स थे अभी तक वो हेल्दी थे और अभी तक सस्टेन कर रहे थे, यानी अच्छे जो है लेवल पर वो कंटिन्यू थे डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल होता है एक केओटिक सिचुएशन, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत अनसर्टेनिटी है। तो ग्लोबली जो इकोनॉमिक सिनेरियो वो इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स अच्छे चल रहे थे। तो यहाँ पर ये कहा गया। अच्छा, एक्सट्रापोलेशन का क्या मीनिंग है? जब जितना हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं थी, तो हम एक तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि इतना होना चाहिए। तो जितना डेटा है हमारे पास, उस कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उससे एक्सट्रापोलेट किया, यानी उससे एस्टिमेट किया कि सर्विसेज का जो डेटा है, सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा कितना होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल डेटा नहीं है हमारे पास, पर जो एक्सट्रापोलेशन है उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो बिगिनिंग टू फील द हीट। जो ये इंजन की बात हो रही है, सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है, जो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इज़ बिगिनिंग टू फील द हीट यानी कि अब वो भी जो है डिफ़िकल्ट जो कंडीशंस है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसको फेस कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। व्हाट इज़ रेजिलिएंट? जो बाउंस बैक करता है कोई चीज़, ठीक है, डिफ़िकल्टीज फेस करने के बाद भी रिकवर कर जाता है क्विकली, तो दैट इज़ रेजिलिएंट। तो ये सेक्टर था वो रेजिलिएंट था, पर अब वो भी जो है साइंस ऑफ ट्रबल शो कर रहा है। फॉर नाउ the 0.4% drop expected in services exports in August is minor, and with intangible imports also likely dropping at a sharper pace, this will not exacerbate the trade balance yet. अभी के लिए for now, अभी के हमारे जो estimation है कि 0.4% ड्रॉप होगा सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में अगस्त के अंदर, ठीक है। तो ये माइनर है, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है। एंड विद इंटेंजिबल इम्पोर्ट्स ऑल्सो लाइकली ड्रॉपिंग। इंटेंजिबल और टेंजिबल जो आप देख सकते हो, जो आप टच कर सकते हो, तो जितनी भी चीज़ें अपने आसपास आप देखते हो, एक नोटबुक है, एक फ़ोन है, ठीक है, कोई ट्री है, दीज आर टेंजिबल थिंग्स, एक टेबल है, ये सब चीज़ें टेंजिबल है क्योंकि देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल चीज़ें क्या होती है, जैसे इमोशंस होते हैं,
ठीक है, गुडविल होती है, ठीक है, लव है, तो ये सब चीज़ें इंटेंजिबल। अब यहाँ पर इंटेंजिबल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात क्या हो रही है कि ऐसे गुड्स जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, जैसे कि सर्विसेज की बात हम करते हैं, सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, तो दीज आर इंटेंजिबल एक्सपोर्ट्स। ओके, तो यहाँ पर कहें कि क्योंकि हमारे इंपोर्ट भी कम होंगे, एक्सपोर्ट 0.4% कम होगा सर्विसेज का, और वो सर्विसेज भी क्या है, इंटेंजिबल गुड्स है, तो इंटेंजिबल गुड्स का इंपोर्ट भी कम हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट भी कम हो रहा है। दिस विल नॉट एक्सैसरबेट दी, जो इंपोर्ट भी देखो एक्सपोर्ट कम हुआ लेकिन इंपोर्ट उससे ज़्यादा कम हो रहा है, तो इसलिए हमारे ट्रेड बैलेंस में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, दिस विल नॉट एक्सैसरबेट, एक्सैसरबेट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इट मीन्स टू वर्सन, ठीक है, किसी सिचुएशन को और ख़राब बना देना। तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड में जो इम्बैलेंस है, वो और ज़्यादा जो है वो वर्सन नहीं होगा, और ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। ओके, चलो, सो however, shrinking services exports imply that their ability to bridge the goods trades deficit that were up sharply last year will be restricted, thus raising the possibility of wider current account deficits from this quarter. अभी तक क्या हो रहा था, अगर इस सिचुएशन को हम समझें, हमारे गुड्स के जो एक्सपोर्ट था वो भी इतना नहीं, वो गुड्स जो था, यहाँ पर देखो वैल्यूज़ क्या थी, गुड के एक्सपोर्ट्स भी डाउन इस ईयर एंड इम्पोर्ट्स भी डाउन थे। तो गुड्स जो है वो हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो इसलिए टोटल जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे उसमें गुड्स भी इंक्लूडेड है और सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा था, तो इसलिए वो जो है क्या कर रहा था, इट वॉज एबल टू ब्रिज द गुड्स ट्रेड्स डेफिसिट, यानी कि जो गुड्स के एक्सपोर्ट में कमी आ रही थी उसकी भरपाई कर रहा था हमारा जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है। लेकिन अब क्योंकि सर्विसेज के एक्सपोर्ट भी कम होने लगे हैं, तो यानी कि दस रेजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो हमारा जो डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट हम अभी उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, बट आप यही समझिए कि ट्रेड डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं। सो जो हमारे एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा, क्योंकि गुड्स के एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, एंड सर्विसेज भी अब डिक्लाइन होने लगे हैं। विद ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस राइजिंग अराउंड 12%, व्हाट आर कमोडिटीज़? ऐसे गुड्स जो कि एक जो कंज्यूम होते हैं किसी प्रोडक्शन के अंदर, तो कमोडिटी जैसे कि मेटल्स होते हैं, ठीक है, स्पाइसेस, मेटल्स, ये सब क्या है, कमोडिटीज़ है। क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस, ये सब कमोडिटीज़ है। सो कमोडिटी प्राइसेस राइजिंग अराउंड 12% फ्रॉम जून लेवल्स टू हिट अ 15-month हाई दिस मंथ, द प्रेशर ऑन द गुड्स ट्रेड डेफिसिट इज लाइकली टू एस्केलेट। जैसे जैसे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, तो आप जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है, तो प्रेशर गुड्स ट्रेड पे प्रेशर बढ़ेगा, गुड्स ट्रेड डेफिसिट जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। गुड्स ट्रेड डेफिसिट इज लाइकली टू एस्केलेट, एस्केलेट इज राइज, इंक्रीज, ठीक है, एस्केलेट क्या होगा, बढ़ना। तो जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ सकती है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, especially as oil and gems and jewelry imports have fallen less than their exports so far in 2023-24. अगर हम commodities की बात करें, ऑयल, जेम्स, ज्वेलरी, इनका जो इंपोर्ट है उसमें जो ड्रॉप आया है उसमें कमी आई है, और जो एक्सपोर्ट में कमी आई है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा कम हो गए, इंपोर्ट कम हुए हैं। तो यानी कि हम इंपोर्ट अभी भी ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं इन गुड्स को। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ट्रेड का इम्बैलेंस है वो ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि ये भी जो इंडिकेट कर रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे ट्रेड डेफिसिट में। इन द फर्स्ट 4 months ऑफ दिस फिस्कल ऑल्दो एक एडजेक्टिव होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ नाउन। यहाँ पर इसका मतलब है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को भी फिस्कल कह सकते हैं। ऑल्दो इसे फिस्कल डेफिसिट होता है, तो फिस्कल मीन्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड, तो फिस्कल डेफिसिट यानी जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज अर्न कर रही है उसमें कितनी कमी है। ओके,
तो यहाँ पर दिस फिस्कल, यहाँ पर बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होते हैं? अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर मार्च में एंड होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट 4 मंथ्स थे, तो कौन से होंगे फर्स्ट 4 मंथ्स? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो इस ईयर के जो 4 मंथ्स थे, about half the decline is in outgoing shipments has been fueled by petroleum despite volumes rising 6% as prices fell 27%। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे जो डिक्लाइन हुआ है, कि हम अभी बात कर रहे हैं इस ईयर हमारे जो आउटबाउंड शिपमेंट्स है उसमें डिक्लाइन हुआ है। वो क्यों हुआ है? इट हैज़ बीन फ्यूल्ड बाय, किसकी वजह से वो डिक्लाइन हुआ है? पेट्रोलियम की वजह से। क्योंकि वॉल्यूम्स तो इंक्रीज़ हुए हैं, जो हमने जितना अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम्स की कितना हमने गुड्स भेजे हैं वो तो बढ़ा है, लेकिन प्राइसेस कम हो गए क्योंकि ऑयल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम थे। इसी की वजह से हमारा ऑल द वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन जो वैल्यू है उसकी वो इतनी नहीं बढ़ी। ठीक है, दिस में चेंज इफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस विच क्रॉस्ड 90% पर बैरल ओवर द पास्ट वीक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस नवंबर स्टे एलिवेटेड। तो हम पेट्रोलियम को भी हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और फिर हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम है और तो क्या होगा कि हम भले ही उतना ही अमाउंट ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके रिफाइन करके हम एक्सपोर्ट करें, लेकिन जो वैल्यू होगी वो उतनी नहीं होगी। लेकिन अब क्योंकि $90 क्रॉस कर दिए हैं क्रूड ऑयल ने, ठीक है, और अगर ये एलिवेटेड रहते हैं, यानी कि एलिवेटेड हाई रहते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस, तो हमारा एक्सपोर्ट का फिगर भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स ऑफ एज मैनी एज 13 मेजर आइटम्स रोज बिटवीन अप्रैल एंड जुलाई। तो अप्रैल और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, नंबर ऑफ आइटम्स या क्वांटिटी, तो वो बढ़ी, 13 मेजर आइटम्स की बढ़ी बिटवीन अप्रैल एंड जुलाई, बट देयर वैल्यू हैड डिक्लाइन ओइंग टू लोअर प्राइसेस। लेकिन उनकी वैल्यू इतनी नहीं बढ़ी। तो वॉल्यूम बढ़ी है पर वैल्यू नहीं बढ़ी क्योंकि प्राइसेस कम थे। ओइंग टू मतलब बिकॉज ऑफ लोअर प्राइसेस। दैट इज़ अ गुड ओमेन अबाउट डिमांड फॉर इंडियन गुड्स। ओमेन होता है एक साइन, एक इंडिकेटर। तो एक अच्छा इंडिकेटर है कि वॉल्यूम बढ़ी है, तो अगर बाद में प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर जो हमारे एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। अभी सिर्फ अगर हम ये वॉल्यूम बढ़ने की बात करें तो इट इज़ अ गुड साइन कि हम ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अबाउट डिमांड फॉर इंडियन गुड्स, कि इंडियन गुड्स की डिमांड ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में। अमिड द ग्लूम इंटरनेशनल मार्केट में जो अभी ख़राब हालत है, ठीक है, उसके लिए ग्लूम वर्ड यूज़ किया है, यानी कि नॉट वेरी होपफुल। ओके, and the government believes rising commodity prices will help trade tallies, कि जैसे जैसे commodity prices बढ़ेंगे, ठीक है, तो जो हम जेम्स एक्सपोर्ट करते हैं, हम रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो जैसे जैसे commodity prices बढ़ेंगे हमारे एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है, वॉल्यूम तो बढ़ रही है, वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, टैली क्या होता है कि कोई भी आप रिकॉर्ड रखते हो कि इस, जैसे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट टैली की इस पर्सन ने इतने रन स्कोर किए, इतने मैचेस में इतने विकेट्स लिए, तो ये सब क्या होगा, ये टैली हो जाएगा। ठीक है, एक रिकॉर्ड। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेड टैली की, तो ट्रेड का जो हम रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने हमने इंपोर्ट किए गुड्स, कितने एक्सपोर्ट किए, तो जैसे अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो ट्रेड के जो हम जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो ट्रेड की जो हम रिकॉर्ड रखते हैं उसमें भी एक हम इंक्रीज़ देखेंगे, ओके, एक्सपोर्ट वैल्यूज़ में। बट दे कुड ऑल्सो बी अ डबल एज स्वॉर्ड, लेकिन इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस कुड ऑल्सो बी डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि इसका अगर पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है तो नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। फॉर इंडिया एज इट्स स्ट्रेटेजिक गैम्बिट टू इम्पोर्ट मोर रशियन ऑयल हैज़ टर्न लेस ल्यूक्रेटिव। तो ये जो है इंडिया के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर इंडिया के एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है क्योंकि इंडिया का जो डिसीजन था स्ट्रैटेजिक गैम्बिट, स्ट्रैटेजिक जो कि आप एक अपने एनिमी के ऊपर एडवांटेज लेने के लिए कोई स्टेप लेते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा एक स्ट्रैटेजिक गैम्बिट। गैम्बिट इज़ अ मूव, अ स्टेप टेकन फॉर स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। तो
जो इंडिया ने ये स्टेप लिया था कि रशियन क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करेंगे, तो वो अब धीरे धीरे लेस प्रॉफिटेबल होता जा रहा है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड रशियन ऑयल के भी। मोर ओवर स्टिकी इन्फ्लेशन, स्टिकी जो स्टिक करे, तो स्टिकी इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन अभी स्टिक कर रही है, यानी कि वो हमारे साथ साथ अभी भी बढ़ी ही हुई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इन्फ्लेशन भी हमारे साथ है। तो स्टिकी इन्फ्लेशन यानी कि कॉन्टिन्यूइंग इन्फ्लेशन, एंड्योरिंग इन्फ्लेशन, जो चल रही है इन्फ्लेशन लगातार पिछले कुछ टाइम से, कुड फर्दर डैम्पन डिमांड। तो अगर ये आगे भी इन्फ्लेशन रहती है तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो डैम्पन मतलब डिक्रीज द अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली इन की मार्केट सच एज द यूरोपियन यूनियन। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में जैसे यूरोपियन यूनियन में हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, विच जस्ट हाइक्ड इंटरेस्ट रेट्स टू अ रिकॉर्ड हाई। यूरोपियन यूनियन में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे। ओके, अभी हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे कि इंटरेस्ट रेट हाइक में और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन है, अभी हम वो सब नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। तो ये समझना है कि वो भी एक तरीके से रिलेटेड है इन्फ्लेशन से, बट we will discuss it sometime later. Inflation reheated in the United States. तो अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं कि इन्फ्लेशन यूरोप में भी बढ़ी, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया के लिए। इन्फ्लेशन रीहीट हो गई यानी कि दोबारा से बढ़ गई इन यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट मंथ, बट नॉट इनफ येट टू डेंट फेस्टिव डिमांड। यूएस में भी बढ़ गए लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि जो फेस्टिव सीजन में डिमांड है वो कम हो जाए। तो डेंट का मतलब भी डिक्रीज है। तो यहाँ देखो डैम्पन और डेंट दोनों का मतलब है कम होना, ठीक है। तो फेस्टिव डिमांड अभी इम्पैक्ट नहीं हुई है, दैट में लिफ्ट ऑर्डर बुक्स इन कमिंग मंथ्स। फेस्टिव सीजन में हो सकता है अभी डिमांड बनी रहे। दैट इंजीनियरिंग गुड्स विच अकाउंट फॉर अ क्वार्टर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स क्लॉक्ड देयर फर्स्ट अपटेक आफ्टर 8 months in August, with half of 14 key segments of exports growing. The best performance on 9 months is a welcome sign. अब क्योंकि इनकी इंजीनियरिंग गुड्स जो कि विच अकाउंट फॉर अ क्वार्टर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, की इंडिया जितने भी एक्सपोर्ट करता है गुड्स उसका 1/4 क्या है इंजीनियरिंग गुड्स। और क्लॉक्ड मतलब इंजीनियरिंग गुड्स ने क्लॉक किया, यानी कि दे इंश्योर्ड या दे गॉट देयर फर्स्ट अपटिक, यानी जो पहली बार पिछले 8 महीनों में पहली बार इंजीनियरिंग गुड्स में हमें एक इंक्रीज़ देखने को मिला। अपटिक इज़ एन इंक्रीज़। तो पहली बार 8 महीनों में इंजीनियरिंग गुड्स में हमें इंक्रीज़ देखने को मिला अगस्त में, विच हाफ ऑफ द 14 की सेगमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ग्रोइंग, कि एक्सपोर्ट और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के अंदर हम अलग अलग सेगमेंट्स में गुड्स को डिवाइड करते हैं, तो 14 सेगमेंट्स में हमें इंक्रीज़ देखने को मिला अगस्त में। द बेस्ट परफॉर्मेंस इन 9 months, और ये परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी कि पिछले 9 महीनों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और ये एक अच्छा साइन है। इंडिया नीड्स टू डू ऑल इट कैन टू नर्चर प्रेशियस ग्रीन शूट्स। ग्रीन शूट्स इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव साइंस की बात करते हैं, जिससे हमें ये लगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसके साइन जो दिखते हैं उसे हम कहते हैं ग्रीन शूट्स। तो कौन से ग्रीन शूट्स की बात हो रही है? जो ये इंजीनियरिंग गुड्स में इंक्रीज़ है, ठीक है, यहाँ पर ये 14 सेगमेंट्स हैं एक्सपोर्ट्स के, उसमें हमें ग्रोथ दिख रही है। तो ये, और जो इंडिया के जो वॉल्यूम एक्सपोर्ट्स वो बढ़े हैं, तो ये सब ग्रीन शूट्स हैं, यानी कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी रिकवर कर रही है, ग्रो कर रही है। एंड हमें इंडिया नीड्स टू डू ऑल इट कैन, जो हमसे बन सके हमें वो करना चाहिए, टू नर्चर, टू प्रोटेक्ट, टू केयर फॉर दीज प्रेशियस ग्रीन शूट्स, प्रेशियस वैल्यूएबल, हाईली वैल्यूएबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन शूट्स हैं, हमें जो हो सकता है हमें करना चाहिए, ताकि ये जो सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ दिख रही है ये सस्टेन्ड रहे, आगे भी हो, ठीक है। एंड सपोर्ट एक्सपोर्टर्स, और हमें जो हो सके वो करना चाहिए ताकि हम एक्सपोर्टर्स को जो है उनकी हेल्प कर सकें, उन्हें सपोर्ट कर सकें। तो ये द हिंदू का एडिटोरियल था। हमें रेजिलिएंट का ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है, तो स्ट्रिंजेंट, हिडियस, रेजोल्यूट, मर्की, फ्रेल। रेजिलिएंट होता है जो कि डिफ़िकल्टी के बाद या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करने के बाद भी बाउंस बैक करता है, तो यानी स्ट्रॉन्ग है रेजिलिएंट, ओके। फ्रेल होता है वीक, तो रेजिलिएंट का ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पर फ्रेल कन्वे कर रहा है, ई आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है? स्ट्रिंजेंट होता है स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रिंजेंट नहीं होगा ऑपोजिट। हिडियस होता है अगली, नो। रेजोल्यूट होता है स्ट्रॉन्ग, ओके।
डिटरमाइंड, तो वो भी नहीं। एंड मर्की क्या होता है? अनक्लियर, डार्क या फिर अनक्लियर। अगर आप एक रिवर में जाओ और रिवर का पानी आपको क्लियर पानी नहीं है, ठीक है, वो अगर पानी देखें तो उसमें मे बी बहुत ज़्यादा मड है, ठीक है, मिट्टी है, तो उसकी वजह से क्लियरली नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे मर्की है वाटर। ऐसे ही कोई सी बिल्डिंग में आप एंटर करते हो, बहुत अंधेरा है, क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पर भी मर्की यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ नॉट ऑपोजिट इन मीनिंग टू रेजिलिएंट, इसीलिए डी भी इसका आंसर नहीं है। ओके, सो ई इसका आंसर था। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस आज हमने इस एडिटोरियल में देखे, वो यहाँ आप देख सकते हैं। इनका मंथली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ओके, सो जो जुलाई एंड अगस्त का ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड सितंबर का भी आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। सो आई होप you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.